अभी आज के ही एक लाइव सेशन की बात है, एक स्टूडेंट ने मुझसे कहा, मैम आई एम डिसीजनिंग टू क्विट बैंक एग्जाम प्रिपरेशन। आई एम डिसीजनिंग, व्हाट इज डिसीजनिंग? ये कोई वर्ड नहीं हो सकता है। यहाँ पर सिंपल सा एक प्रॉब्लम है। आपने सुना है अपना वर्ड डिसीजन, उसमें ING लगाकर बच्चे को लगा कि जी मैंने तो यहाँ एक एक्शन क्रिएट कर दिया है, बट वो नहीं हो सकता है। और कई बार टीचर्स ने आपको समझाया है कि यार ये नाउन है, इसके अंदर ED मत लगाओ, ING मत लगाओ, ये वर्ब है, इसको नाम की तरह यूज मत करो। तो आज का ये सेशन आप सब के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम सीखने वाले हैं कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल इंग्लिश वर्ड्स, बट उसके साथ साथ मैं आपको सिखाऊंगी कि उसी वर्ड को अगर आपको एक नाउन की तरह यूज करना है, वर्ब की तरह यूज करना है, या फिर एक एडजेक्टिव की तरह यूज करना है, तो आप कैसे यूज करेंगे और वो वर्ड के अंदर क्या बदलाव आएगा। सो आई होप यू गाइज आर एक्साइटेड फॉर दिस वीडियो। जल्दी से इसको कर दीजिए शेयर, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और इसी के साथ शुरुआत करते हैं यहाँ पर हमारे इस क्लास की। सबसे पहले लेट्स लर्न कि एक नाउन क्या होता है, एक वर्ब क्या होता है और एक एडजेक्टिव क्या होता है। गाइस, स्क्रीन पर लिखी सारी चीजों को बहुत ध्यान से देखिएगा। नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, एनीवन, एनी प्लेस। अगर किसी भी चीज का एक नाम है, जैसे मेरा नाम उदिशा है, अगर तुम्हें ये भी नहीं पता तो तुम मुझे एक टीचर कह सकते हो। अगर तुम्हें ये भी नहीं पता तो तुम मुझे एक लड़की कह सकते हो। अगर तुम्हें ये भी नहीं कहना तो तुम मुझे एक इंसान कह सकते हो। बट ये सारे वर्ड्स जो हैं मेरे लिए एक नाम का काम कर रहे हैं, तो ये चले गए नाउन के सेक्शन में। अब बात करते हैं वर्ब की। वर्ब के अंदर आपको आज समझना है कि सिर्फ क्रियाएं यानी कि एक्शंस आते हैं। एक्शंस का मतलब जिन चीजों में मूवमेंट इन्वॉल्व होता है, जैसे कि टीचिंग, रनिंग, वॉकिंग, टॉकिंग, सिटिंग, स्लीपिंग, थिंकिंग, एटसेट्रा। तो जितनी भी आप क्रियाएं यानी कार्य यानी एक्शंस करते हो ना, वो सब वर्ब में जाते हैं। और बचता है इसके बाद हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? गुण बताते हैं किसी भी इंसान का, किसी भी वस्तु का, किसी भी प्लेस का। यानी एक तरह से देखा जाए तो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की अगर तुमको क्वालिटी बतानी है तो तुम यूज करते हो अपना एडजेक्टिव। जैसे कि हो सकता है आपको कहना है कि आई एम अ गुड टीचर, हो सकता है आपको कहना है आई एम अ टॉल टीचर, हो सकता है आपको कहना है आई एम अ वियर्ड टीचर। ये तीनों वर्ड्स यहाँ पर टीचर, जो कि एक नाउन है, उसकी विशेषता बता रहे हैं। गुड, बैड, टॉल, वियर्ड, ये सारे वर्ड्स एडजेक्टिव में चले जाते हैं। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं, उसी वर्ड से शुरू करेंगे जिसका मैंने एग्जाम्पल दिया था, डिसीजनिंग। डिसीजनिंग नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदी में हम कहते हैं ये मेरा निर्णय है। निर्णय क्या हो गया? किसी चीज का नाम। इसी को अंग्रेजी में आप कहते हैं दिस इज माई डिसीजन। सो डिसीजन चला गया नाउन के सेक्शन में। यहाँ पर देखो एक एग्जाम्पल सेंटेंस आ जाएगा, मेकिंग अ डिसीजन क्विकली कैन बी चैलेंजिंग। नंबर 2, डिसाइड। ये है वर्ब। निर्णय लेना को इंग्लिश में कहते हैं टू डिसाइड। फॉर एग्जाम्पल आप यूज कर सकते हैं, आई नीड टू डिसाइड वेदर टू गो टू द पार्टी और स्टे होम। नंबर 3 पे आते हैं, इसका एडजेक्टिव, कि यार वो तो ना बड़ी जल्दी निर्णय ले लेने वाली लड़की है। तो कोई भी इंसान जो जल्दी निर्णय ले लेता है या उसको पता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, ऐसे लोगों के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं डिसाइसिव। आता कहाँ से है? डिसाइड, डिसीजन की फैमिली से आता है, पर जाएगा किसमें? एडजेक्टिव में। शी इज नोन फॉर हर डिसाइसिव लीडरशिप स्टाइल। सो इस तरह से अब आपको मैं सिखाने वाली हूँ 10 खूबसूरत अंग्रेजी के वर्ड्स, जिनमें नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव तीनों चीजों को हम कवर करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं हमारे पहले वर्ड के साथ। सो सबसे पहले आएगा इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन का मतलब हो जाता है प्रकाश। जब भी आप रोशनी की बात करते हैं ना, आप कहते हैं लाइट। लेकिन अगर आप बात करना चाहते हैं थोड़े से एडवांस्ड वर्ड्स में, तो आप कह सकते हैं इल्यूमिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, द इल्यूमिनेशन ऑफ द गार्डन एट नाइट क्रिएट्स अ मैजिकल एटमॉस्फेयर। नंबर 2, इसी वर्ड का वर्ब फॉर्म, इल्यूमिनेट, किसी भी जगह को रोशन करना या उजागर करना। The street lamps illuminate the path for late night walkers. Number 3, अगर इसी को मुझे एक एडजेक्टिव यानी गुण बनाना है तो हम इसे कहते हैं illuminated. फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, इसका हिंदी मीनिंग प्रकाशित। जैसे हमने कई बार देखा है कुछ चीजें होती हैं जिनके अंदर रोशनी होती है, वो प्रकाशित होते हैं। The illuminated scripts from the Middle Ages
आर ब्रेथ टेकिंग टू लुक एट। कई सारे ऐसे मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, स्क्रिप्ट्स हैं जिनमें से रोशनी निकल रही होती है, तो जब आप उन्हें खोल के देखते हैं तो वो बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो ऐसी चीजों को कहते हैं इल्यूमिनेटेड। आते हैं अपने सेकेंड वर्ड पे, आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का नाउन फॉर्म है आर्टिकुलेशन। किसी विचार या भावना को शब्दों में रखना या पिरोना का नाम होता है आर्टिकुलेशन। तो इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? हर आर्टिकुलेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आइडियाज मेड देम इजी टू अंडरस्टैंड। इसी का वर्ब फॉर्म क्या होगा? टू आर्टिकुलेट, साफ साफ बोलना या फिर व्यक्त करना। He was able to articulate his thoughts clearly during the debate. Number 3, इसी का एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा? आर्टिकुलेट। अगर आपको ये कहना है कि यार कोई इंसान है वो बड़ा स्पष्ट बातें करता है, मतलब जो वो बोलता है बिल्कुल तुरंत ही समझ आ जाता है, तो हम कह सकते हैं he is an articulate speaker। इसका अर्थ हिंदी में होता है स्पष्ट। और एग्जाम्पल के तौर पे सेंटेंस देख लेते हैं। An articulate speaker can captivate an audience effectively. Third word, facilitate। आपके facilitate वर्ड का नाउन फॉर्म है facilitation। किसी भी प्रकार की सुविधा या सेवा को कहा जाता है facilitation। Example, the facilitation of discussion among team members improved collaboration। कि ये जो डिस्कशन की सुविधा है ना टीम मेंबर्स के बीच में, इसने क्या चीज में सुधार ले आया है? कोलैबोरेशन में। वर्ब पे आते हैं। इसी का वर्ब फॉर्म है फैसिलिटेट। फैसिलिटेट का मतलब होता है किसी भी चीज को आसान, सुगम या सुविधाजनक बनाना। फॉर एग्जाम्पल, द मैनेजर डिसाइडेड टू फैसिलिटेट द ट्रेनिंग सेशन टू एनहांस स्किल्स। यानी कि उसने सुविधा प्रोवाइड की, किसी चीज की सुविधा प्रोवाइड करना या उसको सुविधाजनक बनाना इज इक्वल टू फैसिलिटेट। अब भैया एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? फैसिलिटेटेड। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? सुविधाजनक। नाउ द फैसिलिटेटेड वर्कशॉप अलाउड पार्टिसिपेंट्स टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस। कि वो जो सुविधाजनक वर्कशॉप करी गई थी उससे क्या हुआ? आपके जो टीम वर्कर्स थे उनके एक्सपीरियंस को और सुधार मिला। हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्रोलिफरेट। अगेन प्रोलिफरेशन इसका नाउन फॉर्म है, जिसका मतलब होता है किसी भी चीज का फैलाव, किसी भी चीज का स्प्रेड कितनी दूर तक है। द प्रोलिफरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी हैज ट्रांसफॉर्म्ड कम्युनिकेशन। इसका वर्ब फॉर्म क्या हो जाएगा? प्रोलिफरेट, संख्या में बढ़ना। Rumors can proliferate quickly in today's social media landscape। भाई सोशल मीडिया के चलते आजकल अफवाहें बहुत तेजी से नंबर में बढ़ती हैं। अब इसी चीज को अगर हम एडजेक्टिव के रूप में बोलना चाहते हैं, यानी किसी की क्वालिटी की तरह बताना चाहते हैं, तो वहां पर ये वर्ड बन जाता है प्रोलिफरेटिव, जिसका मतलब क्या हो जाएगा? अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में। राइट? सेंटेंस देखते हैं। The proliferative growth of the bacteria posed a serious health risk। तो proliferative growth बोला है हमने यहाँ पर। growth यानी कि बढ़त। उसकी बढ़त कैसी है? तेजी से बढ़ने वाली बढ़त है यहाँ पर, या होने वाली बढ़त है। तो जब बैक्टीरिया तेजी से बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है भैया? सीरियस हेल्थ रिस्क हो रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, स्पेक्यूलेट, अनुमान लगाना। राइट? इसका नाउन फॉर्म पहले समझते हैं। अगर तुम किसी भी चीज को कहते हो अरे ये तो सिर्फ एक अनुमान है, कोई फैक्ट नहीं है, तो अनुमान की ही अंग्रेजी होती है स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन को सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? द स्पेक्यूलेशन अबाउट द कंपनीज फ्यूचर लेड टू अ राइज इन स्टॉक प्राइसेस। तो देखो स्पेक्यूलेशन को कहीं ना कहीं सट्टेबाजी से, सट्टे से भी जोड़ा जाता है, तो यहाँ पर उसी प्रकार का एक एग्जाम्पल था ये आपके लिए। नंबर 2, वर्ब के रूप में, एक एक्शन के रूप में। जैसे हम लोग कई बार अनुमान लगाते हैं कि इस बार जो एग्जाम दिया है उसमें मेरे कितने नंबर आएंगे, इंग्लिश के सेक्शन में मेरे कितने नंबर आएंगे, तो आओ अनुमान लगाते हैं। लेट्स स्पेक्यूलेट। अब अगर इसका थोड़ा एडवांस एग्जाम्पल दे दें आपको, इकोनॉमिस्ट्स स्पेक्यूलेट अबाउट द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ द न्यू पॉलिसी। देखो कोई भी नई पॉलिसी आती है, सरकार के द्वारा आती है, तो हमेशा जो इकोनॉमिस्ट्स होते हैं वो अनुमान लगाते हैं कि इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तो दे आर स्पेक्यूलेटिंग। और भाई इसी को अगर मुझे किसी चीज की क्वालिटी बताने के लिए यूज करना है तो हम क्या कहते हैं? स्पेक्यूलेटिव। स्पेक्यूलेटिव यानी कि जो चीज थोड़ी सी अनसर्टेन है, अनस्टेबल है, सट्टेबाजी टाइप की सिचुएशन है।
अच्छा, जैसे मैंने कह दिया कि यार मुझे लग नहीं रहा है कि इस बार टीम इंडिया जीतेगी, तो ये स्टेटमेंट कैसा है? दैट इज अ स्पेक्युलेटिव स्टेटमेंट, कोई तथ्य नहीं है, दैट्स नॉट अ फैक्ट। मैं तो बस अनुमान लगा रही हूँ यार इस बार जीतेगी नहीं, बड़ा खराब हाल चल रहा है, अभी तो हारे हैं पूरी सीरीज, सो आई एम मेकिंग अ स्पेक्युलेटिव स्टेटमेंट। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं, एग्जैसरबेट। एग्जैसरबेशन इसका नाउन फॉर्म है। तो अगर तुम्हें किसी चीज के नाम लेकर के बात करना ना कि यार ये चीज बहुत तेज हो गई है या बहुत बद से बदतर होती जा रही है, नाउन फॉर्म, नाम की तरह यूज करोगे आप इसको। तो कैसे बोलोगे? जैसे द एग्जैसरबेशन ऑफ द इशू लेड टू वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट। देखो, कोई चीज छोटा सा मसला है, कोई प्रॉब्लम है छोटी सी, तो लोग टालते रहते हैं, लेकिन जब वो हालात बदतर होने लगते हैं तब क्या करते हैं? लोग सड़कों पे आ जाते हैं, विद्रोह प्रदर्शन होते हैं। तो वही कहा जा रहा है, द एग्जैसरबेशन ऑफ इशू हैज लेड टू वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट। उसके बाद आता है इसका वर्ब फॉर्म। वर्ब यानी क्रिया के रूप में खराब करना, बद से बदतर कर देना। तो कैसे यूज करते हैं? एग्जैसरबेट बोलते हैं। द हार्श मेजर्स में एग्जैसरबेट द ऑलरेडी डिफिकल्ट सिचुएशन। ये जो इतने कठोर कदम उठाए जा रहे हैं ना, ये ऑलरेडी खराब चीज को, स्थिति को और खराब कर देंगे, एग्जैसरबेट कर देंगे। एंड देन लेट्स टॉक अबाउट इसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा? एग्जैसरबेटिंग। कोई चीज जो बहुत भड़काऊ है, उत्तेजक है, जो चीजों को खराब से और खराब कर देती है, तो उसी को हम कहते हैं एग्जैसरबेटिंग। एग्जाम्पल, द एग्जैसरबेटिंग स्पीच ऑफ द पॉलिटिशियन स्पॉइल्ड द मैटर। एग्जैसरबेटिंग स्पीच किसको बोला है मैंने? भड़काऊ स्पीच, और खराब कर देने वाली स्पीच। द नेक्स्ट वर्ड इज अलिविएट। अलिविएट का नाउन फॉर्म, यानी अगर एक नाम की तरह तुम्हें कहना है तो कहोगे अलिविएशन, और एलिविएशन मत बोलना, अलिविएशन बोलना। अर्थ क्या होगा? निवारण। किसी भी चीज को जब हम जड़ से मिटा देते हैं तो उसी को कहते हैं अलिविएशन। जैसे कि हमारे देश के लिए भुखमरी का निवारण सर्वोपरि है, तो हम कैसे बोलेंगे इसी बात को अंग्रेजी में? द अलिविएशन ऑफ पॉवर्टी इज अ प्रायोरिटी फॉर माई कंट्री और आवर कंट्री। नंबर 2, इसी को एक्शन में कैसे बोलते हैं? अलिविएट। मतलब क्या होगा? कम करना। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन से education can alleviate the main problems that exist in the lower strata of the society। तो सोसाइटी का जो लोअर स्ट्राटा है उसमें ज्यादातर जो परेशानियां हैं वो एजुकेशन के माध्यम से हटाई जा सकती हैं। और अगर इसी को मुझे गुण बताना है कि यार ये चीज देखो, जब भी कोई चीज किसी दुख को, किसी परेशानी को कम कर देती है, हटा देती है, तो वो क्या करती है? एक तरह से राहत देती है, राइट? तो इसीलिए इसका जो एडजेक्टिव फॉर्म है अलिविएटिंग, उसका मतलब हो जाता है राहत देने वाला। फॉर एग्जाम्पल, हम कह सकते हैं द अलिविएटिंग मेजर्स टेकन ड्यूरिंग द क्राइसिस वर वेल रिसीव्ड। कोई परेशानी आने पर जो ऐसे कदम उठाए जाते हैं जो राहत दें, तो उनको जनता कैसे रिसीव करती है? अच्छे से रिसीव करती है, करेक्ट? नेक्स्ट वर्ड इज कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज का नाउन वर्ड है समझौता। अब यहाँ पर इसकी अंग्रेजी भी है कॉम्प्रोमाइज। देखो, जब भी तुमको किसी से ठीक से डील करना है, निगोशिएट करना है, तो समझौता दोनों पार्टीज को करना पड़ता है, करेक्ट? तो इसी को अंग्रेजी में हम कहेंगे अ सक्सेसफुल नेगोशिएशन ऑफन रिक्वायर्स सम लेवल ऑफ कॉम्प्रोमाइज। अच्छी डील करनी है भाई तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अब बात आती है इसके वर्ब की। वर्ब भी कॉम्प्रोमाइज है, ठीक है? तो कॉम्प्रोमाइज ही इसका नाउन फॉर्म है और कॉम्प्रोमाइज ही इसका वर्ब फॉर्म है। अंग्रेजी में समझौता करना को कहते हैं कॉम्प्रोमाइज। एग्जाम्पल आप कह सकते हैं, दे नीड टू कॉम्प्रोमाइज ऑन सर्टेन इश्यूज टू रीच एन अग्रीमेंट। अगर उनको फाइनली सहमति तक पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा भाई? थोड़ा बहुत समझौता करना पड़ेगा। एंड अगर इसका एडजेक्टिव मैं आपको बताऊं तो वो होता है कॉम्प्रोमाइजिंग, और कॉम्प्रोमाइजिंग का मतलब होता है आपत्तिजनक। आपत्तिजनक या फिर कोई भी ऐसी स्थिति जो आपके मन मुताबिक नहीं है या जो आप नहीं चाहते कि बाहर के लोग देखें, उसे कहा जाता है कॉम्प्रोमाइजिंग। फॉर एग्जाम्पल, सेंटेंस में अगर मैं बोलूं, he found himself in a compromising position during the negotiation। देखो, नेगोशिएशन अगर है, यानी हम लोग आपस में कोई डील कर रहे हैं और उसमें अगर मुझे लगता है कि यार
तुम्हारा ज्यादा फायदा हो रहा है, मेरा नुकसान हो रहा है, तो वो मेरे लिए कैसी सिचुएशन होगी, आपत्तिजनक ही होगी, करेक्ट। कई बार आपने मूवीज में, बॉलीवुड में, हॉलीवुड में देखा हुआ है कि स्टिंग ऑपरेशंस होते हैं तो लोग कैसी स्थिति में पाए जाते हैं, कॉम्प्रोमाइजिंग स्थिति में, यानी आपत्तिजनक स्थिति में पाए जाते हैं। एनीवे, द नेक्स्ट वर्ड इज कॉग्निजेंट। यहाँ पर इसका नाउन फॉर्म होगा कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस का मतलब होता है जागरूकता। अब इसका अगर हम एग्जाम्पल सेंटेंस आपको बताएं तो इट कुड बी समथिंग लाइक द कंपनी शोड कॉग्निजेंस ऑफ इट्स एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ऑफ कोर्स देखो, कोई भी कंपनी हो, कितना भी पैसा कमा रही हो, एनवायरमेंट के लिए जिम्मेदार सब लोग होते हैं। तो ये वाली जो कंपनी है, इसने थोड़ी जागरूकता दिखाई। अब वर्ब क्या हो जाएगा, गेस करो, टेक अ गेस। कॉग्निजेंस या कॉग्निजेंट का वर्ब फॉर्म होता है टू कॉग्नाइज, जानना, सीखना, एटसेट्रा। इसका हम अगर एग्जाम्पल सेंटेंस आपको बताएंगे, सो ह्यूमंस हैव द एबिलिटी टू कॉग्नाइज कॉम्प्लेक्स आइडियाज फ्रॉम अ यंग एज। इंसानों के पास तो ये सक्षमता होती है ना, या क्षमता होती है ना, कि वो टफ चीजों को ही बचपन से सीखने लगे। छोटे छोटे बच्चे होते हैं यार हमारे घर में, और बड़ी बड़ी बातें समझने लगते हैं, करेक्ट। और अगर इसके हम एडजेक्टिव फॉर्म की बात करें तो उसको बोलते हैं कॉग्निजेंट, और इसका मतलब क्या होगा, जानकार। आप इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, शी इज फुली कॉग्निजेंट ऑफ द चैलेंजेस अहेड। आगे आने वाली जो चुनौतियां हैं उनके बारे में वो पूरी तरह से जानकार है, या उनकी वो जानकार है। एंड द फाइनल एंड द लास्ट वर्ड इज वेनरेट। इसका नाउन फॉर्म है वेनरेशन, किसी की भी उपासना करना, आदर सम्मान करना, इसका नाम होता है वेनरेशन। एग्जाम्पल के तौर पर, द वेनरेशन ऑफ हिस्टोरिकल फिगर्स इज कॉमन इन मोस्ट कल्चर्स। बहुत सारी सभ्यताएं हैं जिनमें पुराने समय में मिली हुई मूर्तियों का पूजन किया जाता है, और आप समझिए हमारे कल्चर में तो जमीन के अंदर से, समुद्र के अंदर से, और पता नहीं कहां कहां से मूर्तियां मिली हैं। तो उनके आदर सम्मान में, उपासना में हम कोई कमी नहीं रखते, राइट। आगे बढ़ते हैं, इसका वर्ब फॉर्म समझते हैं गाइस। टू वेनरेट, इसका मतलब होता है सम्मानित करना। Many cultures venerate their ancestors as part of their traditions. अभी जब पितृपक्ष आए थे तो उस समय में क्या हो रहा था, हम सब अपने पूर्वजों को ही सम्मान दे रहे थे, वेनरेट कर रहे थे। तो उसी बात को, इस तरह से किसी को भी सम्मान देना, आदर करना, उसके लिए आप वर्ड यूज करिए वेनरेट। आई वेनरेट यू, मैं आपका सम्मान करता हूँ, या आप मेरे लिए बहुत सम्माननीय है, इस तरह से बोला जाता है। फाइनली इसका एडजेक्टिव फॉर्म है वेनरेबल। द वेनरेबल प्रोफेसर हैज कंट्रीब्यूटेड ग्रेटली टू द फील्ड ऑफ साइंस। ये वीडियो हो सकता है कि आपको थोड़ा लॉन्ग लगा हो, बट ये है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वोकैबुलरी वीडियोस के लिए अपने चैनल एस इंग्लिश को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, यहाँ पर आपका फेवरेट वर्ड कौन सा था और कौन से वाले को आपने सबसे अच्छे से समझा है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर के हम आपके साथ रेगुलरली जुड़ते रहेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको भी वोकैबुलरी में डीप इंटरेस्ट है और नए नए शब्दों को सीखने का पैशन है, तो हमारी किताब है पॉकेट इंग्लिश। ये 4 किताबों का एक सेट है जिसमें हम आपको इडियम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, साथ ही साथ कम्युनिकेशन के लिए कॉन्वर्सेशन की स्क्रिप्ट तक दे रहे हैं। और ये चारों की चारों किताबें आपकी हो सकती हैं सिर्फ 249 रुपीज में। ये चारों किताबें अवेलेबल हैं Amazon, फ्लिपकार्ट और अड्डा 24/7 पर। ये 4 किताबें एक ही किट का हिस्सा हैं, तो एक किट में 4 किताबें आपके घर पहुंच जाएंगी आज के आज, अगर आप कर देंगे इनको ऑर्डर। आज नहीं पहुंचेंगी, डिलीवरी में टाइम लगता है, बट हाँ, ऑर्डर आप आज ही कर सकते हैं। Well, if you enjoyed the video, don't forget to let me know via the comment section. All the best. Take good care of yourselves.